तकलीफ की शिद्दत से मेरा बुरा हाल था। मेरी ऐसी हालत थी कि मुझसे घर का कोई काम नहीं हो रहा था। सारा घर बिखरा पड़ा था। बर्तनों का ढेर एक तरफ जमा था, किचन में तो दूसरी तरफ मैले कपड़े धोने को पड़े थे। ये सारे काम अगर मैं थोड़ा ताखीर से कर लूं तो भी मसला नहीं था, लेकिन मसला तो सारा खाने का था। खाना बनाना वो वाहिद काम था जो मुझे वक्त पर करना होता था, हर हाल में, चाहे कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो। मैं इस घर में अपने शौहर के साथ रहती थी। मेरी शादी को काफी अरसा गुजर चुका था, मगर औलाद को तरस रही थी। मेरे शौहर की रिपोर्ट सही नहीं थी, जिसकी वजह से वो भी खामोश थे, वरना अब तक तो दूसरी शादी कर चुके होते। मेरी सास तो ये बात मानने को ही तैयार नहीं थी कि मसला मुझ में नहीं उनके बेटे में है। इतना ज्यादा मसला भी नहीं था, दवाओं से ठीक हो सकता था, लेकिन मेरे शौहर की एक ही जिद थी कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी खामोश हो जाती। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। मेरे शौहर सुबह काम से चले जाते और शाम को देर से वापस आते थे। मैं सारा दिन घर में अकेली होती थी। घर का सौदा सल्फ भी मैं खुद ही लेकर आती थी। मेरे शौहर इस तरह का कोई काम नहीं करते थे, बल्कि वो तो मुझसे बात ही नहीं करते थे। न जाने उनके जहन में क्या चल रहा था, वो क्या चाहते थे, मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। वो एक खामोश सबा इंसान थे, अपने अंदर के राज किसी पर आया करना नहीं चाहते थे, शायद अपनी बीवी पर भी नहीं। लेकिन इतना तो मैं समझ गई थी कि वो औलाद की वजह से परेशान है, मगर कभी इजहार नहीं किया। शायद अंदर ही अंदर वो खुद को कसूरवार समझते थे। लेकिन कुछ अरसे से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। नाक के नीचे अजीब सा दर्द उठता था, वक्फे वक्फे से। 2-3 महीने तक तो ये दर्द हल्का था, लेकिन अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। सबको मुझे इतना दर्द नहीं होता था, लेकिन जैसे ही शाम होती थी दर्द की शिद्दत में तेजी आ जाती थी, और फिर मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुहाल हो जाता था। मैंने 2-3 मरतबा अपने शौहर से अपनी तबीयत का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कान नहीं धरे। मैं भी खामोशी से दर्द बर्दाश्त करती रही। दर्द की गोली खा ली, थोड़ा सा आराम आ जाता था, लेकिन फिर वही दर्द शुरू हो जाता था। मेरा सबसे बड़ा मसला यह था कि मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे शौहर बीमार होते थे तो मैं उनका ख्याल रखती थी, लेकिन अगर मुझे सर दर्द भी हो जाए तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होता था। एक दिन अचानक दूसरे शहर से मेरी बड़ी बहन आ गई। वो किसी रिश्तेदार की शादी भुगताने के लिए आई थी और वापसी पर मेरे घर चक्कर लगाने आई, तो मुझे देखकर परेशान हो गई। शाम का पहर था और मेरा दर्द उरूज पर था। जब दरवाजे पर बेल बजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाजा ही खोल सकती, लेकिन शाम के वक्त मेरे शौहर आते थे, इसीलिए मुझे उठना ही नहीं पड़ा। लेकिन सामने अपनी बाजी को देखकर तो मुझे खुशगवार हैरत हुई। बाजी न जाने कब से बेल दे रही थी, आते ही कहने लगी, तुमने दरवाजा इतनी देर से क्यों खोला? तो फिर मैंने उन्हें ठंडा मशरूब पिलाकर अपनी सारी राम कथा सुनाई थी। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग पीला ही पड़ गया है। बाजी ने जब मेरी सारी कहानी सुनी तो सोच में पड़ गई, पर मुझसे कहा कि मैं जल्दी में हूँ, मेरी ट्रेन की टिकट्स हैं और मुझे हर हाल में अभी निकलना है। पीछे मेरा घर, मेरा शौहर और मेरे बच्चे ना होते तो मैं जरूर तुम्हारे पास रुक जाती और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ कि नहीं रुक सकती। बाजी ने ऐसा कहा और फिर अचानक उन्हें ख्याल आ गया। उनके साथ उनका 14 साला बेटा जुनैद भी था। बाजी ने मुझसे कहा कि मैं जुनैद को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, तुम इसके साथ डॉक्टर के पास चली जाना, रिक्शे में। ये तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारे काम भी करेगा। अभी इसकी जून जुलाई की छुट्टियां हैं ना, तो इसका स्कूल का भी मसला नहीं है। मैं इसके कपड़े बाद में भेज दूंगी, अभी तो ये 2 जोड़े साथ लाया है। मेरी बहन मेरे लिए फिक्रमंद थी, इसीलिए अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर चली गई। पिछली बार जब मैंने अपने भांजे को देखा था तो वो 10 साल का था और आज वो अच्छा खासा बड़ा हो चुका था। उसने कद काट निकाला था तो अपनी उम्र से बड़ा लगता था। यही नहीं बल्कि वो बहुत समझदार भी हो चुका था, लेकिन मुझसे मानूस नहीं था, क्योंकि बाजी दूसरे शहर में थी और मैं दूर यहाँ पर। हम सब अपने मसलों में उलझे हुए थे कि आने जाने का वक्त ही नहीं होता था। खैर, जुनैद ने मेरे घर रहना शुरू कर दिया और बाजी के कहने पर वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। जाने को तो मैं खुद भी जा सकती थी, लेकिन अकेले जाने से खौफ आता था। मेरा घर आबादी से थोड़ा सा दूर था, इसीलिए आने जाने में काफी वक्त लगता था। मैं दोपहर में जुनैद के साथ रिक्शे पर सवार हो गई। कोई 35 मिनट की मुसाफत तय करने के बाद अस्पताल आ गया था। काफी देर बाद मेरी बारी आई तो मैं जुनैद के साथ ही डॉक्टर के पास अंदर चली गई। डॉक्टर साहब ने जुनैद को एक तरफ बैठने का कहा। वो खामोशी से दूर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक अजीब सी बीमारी बताई। डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसी बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ औरत को लग जाती है। 100 में से 10 औरतों को ये बीमारी होती है। इस बीमारी की 2 वजूहात हैं। एक तो इसमें औलाद का होना बहुत मुश्किल है और दूसरा दर्द बहुत होता है। इस बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगर औरत को पहले से औलाद होती है तो फिर वो अपने बच्चेदानी निकलवा कर इस तकलीफ से जान छुड़ा लेती है।
लेकिन अगर औलाद नहीं है तो फिर औरत के लिए बहुत ही संजीदा मसला हो जाता है। या तो औरत गोलियां इस्तेमाल करे, लेकिन इन गोलियों से बच्चे के चांसेस दिन ब दिन कम होते चले जाते हैं और औरत मुकम्मल तौर पर बांझ हो जाती है। ऐसी औरत के लिए ऑपरेशन आखिरी हल होता है, लेकिन इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। ऑपरेशन के जरिए हम सफाई करते हैं और औरत तकलीफ से आजाद हो जाती है। क्योंकि आपको औलाद नहीं है, इसीलिए मैं आपको गोलियों का मशवरा नहीं दूंगी, ऑपरेशन का दूंगी, जिसके लिए आप 1 लाख रुपए जमा करवा दें। ऑपरेशन के बाद आपके दर्द से जान छूट जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। 1 लाख रुपए का सुनकर मुझे तो सांप ही सूंघ गया। इस महंगाई के दौर में अपना पेट भरना मुश्किल हो रहा था, ना कि मैं 1 लाख का बंदोबस्त करती। मैं बिना कुछ कहे खामोशी से उठकर चली आई। सारा रास्ता गर्मी की तपिश और जहनी दबाव की वजह से मेरी हालत मजीद खराब होती गई। शाम को हम घर पहुंचे तो मैं मामूल से ज्यादा उदास थी। दर्द भी अरूज पर था। जुनैद ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा कि आप आराम करें, मैं आपको दवाई देता हूँ। जुनैद ने मुझे दर्द की गोली और पानी दिया। मैं लेट गई, लेकिन मेरे जहन में यही था कि खाना बनाना है। घर के काफी काम रहते हैं। मैं दर्द में भी आराम नहीं कर पा रही थी। शाम की चाय भी बनानी थी। उन्हीं सोचों में गुम थी कि जुनैद चाय का मग लेकर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने मेरे सामने चाय रखी और खामोशी से वापस चला गया। मैंने चाय पी तो मेरे दर्द को कुछ आराम मिला। मैंने पहले भी सुना था कि पेट में दर्द हो तो कोई गर्म चीज पीनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि किचन में बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। मैं आराम से उठकर किचन की तरफ गई तो देखा कि जुनैद ने वो बर्तन धो दिए थे। मैं हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि मुझे आदत है, मैं अम्मी के भी काम में मदद करवा दिया करता था। आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पैसे दें, मैं बाजार से खाना ले आता हूँ। जुनैद की बातें मुझे हैरत में मुब्तला कर रही थी। वो छोटा सा बच्चा किस कदर समझदार था, जैसे कोई 20-22 साल का लड़का हो। कुछ बच्चे वक्त से पहले ही समझदार हो जाते हैं। जुनैद भी इन्हीं में से एक था। मैंने कहा, नहीं, मेरे शौहर को बाजार का खाना पसंद नहीं है, मुझे हर हाल में घर पर ही खाना बनाना है। तुम बस मुझे सौदा सल्फ ला कर दे दो। मैंने उसे पैसे दिए और वो सौदा लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो मैंने सामान चेक किया। सब पूरा था, लेकिन एक अजीब सी चीज थी जो सामान के साथ थी। मैंने हैरत से देखा कि वो पिटकड़ी लेकर आया था। मैं सोच में पड़ गई कि वो क्यों लाया है, लेकिन मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। मुझे लगा वो गलती से ले आया है, लेकिन ये एक बार नहीं हुआ, रोजाना ही अब ऐसा होने लगा था। मैं उसे कुछ भी मंगवाती थी तो वो 20 रुपए की पिटकड़ी जरूर साथ लेकर आता था। मैं वो पिटकड़ी किचन के केबिन में रख देती थी, यहाँ तक कि मेरे पास पिटकड़ी का ढेर जमा हो गया। जुनैद खामोश तबा लड़का था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुझसे सवाल कर सकूं कि वो ये आखिर पिटकड़ी सामान के साथ क्यों लेकर आता है। अगर ये एक बार होता तो मैं सोचती कि गलती से हुआ है, लेकिन रोजाना यही सब कुछ हो रहा था। जुनैद के आने से सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे शौहर को भी आसानी हो गई थी। उन्हें भी अगर कुछ मंगवाना होता तो वो जुनैद को भेज देते थे, वरना पहले तो वो ऑफिस से थके हुए आते थे और कोई काम आ जाता तो उन्हें खुद ही दुकान पर जाना होता था, जो कि उनके लिए बड़ी मुसीबत का काम था। बेऔलाद जोड़ों का दर्द शायद ही दुनिया में कोई समझ सकता हो कि वो किस किस्म की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। मेरे शौहर में तो कोई कमी थी, लेकिन अब मेरे अंदर भी मसाइल पैदा हो गए थे और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और गोलियां मैं खाना नहीं चाहती थी। जहां जुनैद ने हम दोनों मियाँ बीवी के लिए इतनी सारी आसानियां कर दी थी, वहां पर एक बहुत बड़ा मसला भी मेरे लिए खड़ा कर दिया था, और वो मसला था फिटकड़ी का मसला। मैंने सुना था कि फिटकड़ी को काफी जनाना बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वजह से मैं शर्म के मारे अपने भांजे से सवाल नहीं कर पा रही थी कि वो फिटकड़ी क्यों लेकर आता है। क्या उसने मेरी और मेरी डॉक्टर की बातें सुन ली थी? मैं यही सोच सोच कर हलकान हुए जा रही थी। दिल करता था उसे मना करूं कि ये चीज ना लेकर आए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके जुनैद से फिटकड़ी के मुतालिक सवाल किया तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर जुनैद की बातों को सोचती रही। इसका मतलब है कि वो रात को हम दोनों मियाँ बीवी की बातें सुनता था। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। मैं जुनैद की बात सुनकर इस कदर शर्मिंदा हो गई थी कि मेरा दिल कर रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मेरे ऐसे राज से वाकिफ हो जाएगा जिससे मैं सबसे छुपाती फिरती हूँ। उससे मेरे और मेरे शौहर की बातें सुन ली थी और इसीलिए वो रोजाना पिटकड़ी लाकर देता था मुझे, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था कि मैं इसे इस्तेमाल करूं। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। शर्मिंदगी से मेरी ऐसी हालत थी
کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایک طرف اولاد کی پریشانی تھی تو دوسری طرف یہ مسئلہ۔ یہ ایسی شرم کی بات تھی کہ میرے بھانجے کو مجھ سے کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی اور مجھے اس سے پوچھتے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد جنید نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ سب واپس جا رہا ہے، مزید یہاں نہیں رہ سکتا۔ میں نے کچھ نہ بولا، میں اتنی شرمندہ تھی کہ اسے یہ تک نہ کہہ سکی کہ رک جاؤ۔ صبح جنید واپس چلا گیا۔ اس کے یہاں ہونے سے مجھے جہاں بہت ساری آسانیاں تھیں وہاں پر بہت سارے مسائل بھی جنم لیتے جا رہے تھے۔ میں کچن میں چلی گئی اور ان پھٹکڑی کے ڈھیر کو کیبنٹ سے نکالا۔ مجھے جنید کی باتیں یاد آنے لگی تو عجیب سا احساس ہوا۔ میرا دل کیا کہ میں یہ سب باہر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دوں، لیکن پھر سوچا کہ وہ یہ سب میری بھلائی کے لیے کہہ رہا تھا۔ کون سا اس نے کچھ غلط کہا ہے؟ میں نے پھٹکڑی اٹھائی اور نہانے کے پانی میں ڈال دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھل گئی تو میں نے اس سے نہایا۔ میں کافی دنوں تک پھٹکڑی والے پانی سے نہا رہی تھی اور میرا مسئلہ ختم ہوتا چلا گیا۔ میرا یہی مسئلہ تھا کہ مجھ میں بہت زیادہ بدبو تھی۔ میں اکیلی رہتی تھی، اسی لیے کوئی اس بدبو کو زیادہ محسوس نہیں کر پاتا تھا، لیکن میرا شوہر تو میرے ساتھ تھا۔ میں خود کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن یہ ایک بیماری تھی۔ روزانہ پھٹکڑی والے پانی سے نہانے کے بعد میری یہ بیماری آہستہ آہستہ دم توڑتی چلی گئی اور میری زندگی آسان ہو گئی تھی، کیونکہ روزانہ رات کو میں اپنے شوہر کے تانے سنتی تھی جو یہی کہتا تھا کہ مجھ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے۔ ایک رات میرا شوہر اسی طرح کی باتیں مجھ سے کر رہا تھا کہ جنید نے سن لیا اور اس نے بتایا کہ اس کے بعد روزانہ وہ پھٹکڑی لے کر آتا تھا تاکہ میں اس سے نہا کر اس بیماری سے جان چھڑواؤں۔ جنید نے بتایا کہ اس کے دوست کو یہی مسئلہ تھا، روزانہ نہانے کے باوجود بھی اس کی بدبو نہیں جاتی تھی اور اس کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ دوستوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہم سب بھی اس سے دور ہی رہتے تھے اس کی بدبو کی وجہ سے۔ پھر کسی حکیم نے میرے دوست کو پھٹکڑی والے پانی سے نہانے کا مشورہ دیا۔ جیسے ہی میرے دوست نے پھٹکڑی والے پانی سے نہانا شروع کیا تو اس کا یہ والا مسئلہ حل ہو گیا۔ جنید کی باتیں سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ مجھے حقیقی معنوں میں رونا آ گیا تھا اور میں کافی دیر تک روتی رہی، لیکن جب میں نے اس کے مشورے پر عمل کیا تو میری زندگی آسان ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر کی بدبو والی شکایت ختم ہو گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ کیسے وہ میرا مسئلہ سمجھ گیا اور اس نے میری مدد کی، ورنہ مجھے تو محسوس ہو رہا تھا کہ میری زنانہ بیماری کے متعلق اسے خبر ہو گئی ہے اور اسی لیے وہ پھٹکڑی لے کر آتا ہے۔ اسی شرمندگی کے باعث میں اس سے سوال تک نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن جنید کے چلے جانے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زندگی میں اولاد کا ہونا کتنا ضروری ہے اور اولاد کے بغیر زندگی کتنی اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں نے اپنے سونے کے کنگن اپنے علاج کے لیے بیچ دیے اور آپریشن کروا کے اس درد سے بھی جان چھڑوا لی۔ پھر میری باجی نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے حکیم سے دوائی لے لی ہے جو مجھے اپنے شوہر کو روزانہ رات کو دودھ میں ملا کر دینی ہے۔ میرے لیے آسانی ہو گئی تھی کیونکہ میرے شوہر کو سونے سے پہلے گرم دودھ کا گلاس پینے کی عادت تھی۔ میں نے خود بھی دوائیں لیں اور شوہر کو بھی ان کے علم میں لائے بغیر دودھ میں دوا ملا کر دیتی رہی۔ 6 مہینے کے مسلسل استعمال کے بعد مجھے حمل ٹھہرا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا، صرف میرے شوہر کو تھوڑا سا علاج کروانا تھا جس کے لیے وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن خدا نے میری جھولی بھر دی تھی اور مجھے بیٹا عطا کیا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں انہیں دودھ میں دوا ملا کر دیتی ہوں۔ انہوں نے وہ دوا دیکھ لی تھی، اسی لیے خاموشی سے لیتے رہے، کیونکہ جنید کے جانے کے بعد انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ اولاد کے بغیر انسان کی کوئی زندگی نہیں اور اولاد کتنی ضروری ہے زندگی کے لیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ اپنی رضا اور خوشی سے دوا لیتے رہے کیونکہ انہیں بھی اولاد چاہیے۔